हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सेट थ्योरी की शुरुआत कर दी थी, जहां पर हमने सेट की डेफिनेशन, समुच्चय की परिभाषा को पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी सेट से रिलेटेड, जैसे बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें। और उसके बाद हमने मेथड्स टू राइट अ सेट पढ़ा था, एक समुच्चय को लिखने की क्या क्या विधि हो सकती है। तो वहां पे हमने दो विधियां पढ़ी थी, दो मेथड्स के बारे में पढ़ा था। पहला था रोस्टर फॉर्म, जहां पर अगर आपको याद हो तो सारे एलिमेंट्स की लिस्टिंग की जाती है सेट के अंदर कॉमा के साथ। और दूसरा जो हमारा मेथड था वो था सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय गुणधर्म रूप या समुच्चय निर्माण रूप, जहां पर पर्टिकुलर एलिमेंट्स ना लिख करके उनकी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, उनके गुणधर्म को वहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट के बारे में बात हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए हमें दिया गया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। दिए गए समुच्चय को, बच्चों दिए गए समुच्चय को आपको समुच्चय गुणधर्म रूप या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, देखो अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक एलिमेंट की लिस्टिंग इस सेट के अंदर की है, 0, 3, 8, 15, 24। अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मुझे इन सभी एलिमेंट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एक ऐसा पैटर्न जरूर होगा जिनको ये सारे के सारे फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म वहां पर होगा जब आप सोच लेंगे कि इन सभी नंबर्स के पीछे वो क्या पैटर्न है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। देखो 0, 3, 8, 15 और 24, इनको देखते हुए दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि 0 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस 1। यही ख्याल क्यों आया? क्योंकि अगला नंबर है 3 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद वाला नंबर है 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 स्क्वायर माइनस 1। 15 को क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर माइनस 1। और 24 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो हमने देखा कि इन सभी नंबर्स को, जो इस सेट के जो नंबर्स हैं, उनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता था। अब मुझे वो पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में पता लग गया, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में पता लग गया। बेसिकली ये सारे एक फॉर्मूले से गवर्न हैं, और वो फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों? n स्क्वायर माइनस 1। देखो 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन। तो मैं बोल सकता हूं कि ये सभी नंबर किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? n स्क्वायर माइनस 1, जहां पे n की वैल्यू मैं क्या क्या रख रहा हूं? 1, 2, 3, 4, 5, इनका स्क्वायर कर रहा हूं, और इन सभी में से मैं क्या घटा रहा हूं? क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अब इस सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ध्यान से देखो, सेट ए इज इक्वल टू x, यहां पे हम x लिखेंगे, सच दैट, ठीक है, ये तो हमने एलिमेंट बोल दिया, और सच दैट बोल करके हमें उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। सच दैट x किसकी इक्वल आ रहा है बच्चों? n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन केवल n स्क्वायर माइनस 1 यहां तक लिखने से हमारा सेट पूरा डिस्क्राइब नहीं हुआ है। आपको यह भी बताना होगा कि n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब n नेचुरल है। n कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहां पर हमें ये बात भी मेंशन करनी पड़ेगी कि n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या तो 5 से आगे भी होते हैं, लेकिन यहां पे हमने n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक ली है। ध्यान से देखो, n की वैल्यू हमने 1 से लेकर के 5 तक ली है, तो वो बात भी हमें इस सेट में मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम आगे लिखते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि n नेचुरल है और 1 से 5 के बीच में है, तो 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, पहला एलिमेंट आ जाएगा। जब n की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3, सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम दिए हुए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
देखा आपने, इस तरीके से आपको सीखना होगा और ये इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए कि किसी भी सेट को अगर डिजायर्ड है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण या समुच्चय गुणधर्म रूप में लिखना है, तो वो लिखना आपको आना चाहिए। आप उसकी प्रॉपर्टी पर हिट करें। क्लियर है? नोट करें जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरेटिकली हमें आगे मूव करना है और अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों के प्रकार। अब ये भी बहुत ही चिटपुटिया सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा है और मोस्टली थ्योरेटिकल बातें हैं, तो इसको भी जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। पहला है हमारे पास नल सेट। अच्छा, ये जो भी हमने कैटेगरी बनाई है टाइप्स ऑफ सेट्स में, हमने जो भी टाइप्स लिखे हैं वो टाइप्स किसके बेसिस पे लिखे हैं? हमने इसके बेसिस पे लिखे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। हमने इसके आधार पर लिखा है बच्चों कि किसी भी समुच्चय में कितने अवयव विद्यमान हैं, उसी के हिसाब से उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहला है नल सेट। नल सेट को हिंदी में बोला जाता है रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय से बात समझ में आ रही है कि ये एक ऐसा सेट होगा, ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो, उसे बच्चों क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसके और भी नाम है, इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं या फिर इसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही होता है, एम्प्टी, वॉइड, नल। सही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो नल सेट को बच्चों इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 12th वाले बच्चे जानते हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग फाइल पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने का ये तरीका है कि आपने एक समुच्चय बनाया जिसको खाली रखा तो वो रिक्त समुच्चय हो गया, या फिर आप उसको इस तरीके से लिख दें फाइल। तो ये दोनों ही क्या है? नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। डेफिनेशन बच्चों आप इनकी लिखती जाए, जो भी इंपॉर्टेंट आएगा उसको मैं खुद ही लिखवा दूंगा, लेकिन इनके आप लिखते जाए। इट इज अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो। ठीक है, अब यहां पे कई बार बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं उनसे पूछ लेता हूं कि ये नल सेट है या नहीं है, ध्यान से देखो, ये नल सेट है या नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो जवाब क्या होगा कि दिस इज नॉट ए नल सेट। ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि समुच्चय के अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, वो कुछ ना कुछ क्या है उससे आपको लेना देना नहीं है, बट समुच्चय के अंदर मैंने अगर कुछ भी लिख दिया तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान जरूर है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट जरूर कर रहा है, इसलिए ये नल सेट की कैटेगरी में बच्चों नहीं आएगा। ये गलती आप ना करें। ठीक है, अगर मान लो मुझे सेट वाइज इसका कोई एग्जांपल लेना हो रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लेते हैं कि एक सेट है ऐसे, सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल। ध्यान से देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक सेट लिख दिया, गुणधर्म रूप में मैंने एक समुच्चय लिखा है जहां पर हम कह रहे हैं कि समुच्चय A बराबर x, इस प्रकार की x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होना चाहिए बच्चों? 0, और x कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो आओ देखो, x स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप 0 के बराबर कर देंगे तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग क्या आपको x की कोई रियल वैल्यू मिलेगी? अब 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए। x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा धनात्मक होगा या अऋणात्मक होगा। उसमें अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो ये वाला साइड आपका पॉजिटिव हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया, और RHS में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव, और RHS में आपके पास क्या लिखा हुआ है बच्चों? 0। क्या कभी पॉजिटिव 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। रियल नंबर्स के डोमेन में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। हम रियल पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि सेट में मेंशन था कि x कैसा होना चाहिए? रियल, वास्तविक होना चाहिए। तो x की ऐसी कोई भी वास्तविक मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हो, इसलिए सेट A क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा, फाइन।
समझ में आ रहा है सभी को? आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1। x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर -1। अब रूट -1 बच्चों रियल क्वांटिटी नहीं होती है, रूट -1 इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, और रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन रूट -1 किसके बराबर है बच्चों, आयोटा के इक्वल है। तो यहां से मैं बोलूंगा x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा दोनों ही रियल नहीं है, तो x का ऐसा कोई भी वास्तविक मान नहीं है जो इस समुच्चय के अवयवों को संतुष्ट करता हो। इसलिए ये समुच्चय हमें कैसा प्राप्त हुआ, रिक्त समुच्चय। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लैरिटी आई होगी, डेफिनेशन वाइज भी और एग्जांपल वाइज भी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सिंगलटन सेट। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। इसका मतलब क्या है कि इस सेट में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा समुच्चय जिसमें ठीक एक अवयव विद्यमान हो, उसे बच्चों क्या बोलेंगे, एक सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं रब कर रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएंगे और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं सेट A बराबर X such that X is an even prime। क्या बोला मैंने, समुच्चय A बराबर X इस प्रकार की X एक सम अभाज्य है। X क्या है, एक सम अभाज्य है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। समझ में आ रहा है बच्चों, केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो कौन है, 2। उसके अलावा 2 के बाद के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे बच्चों कैसे हैं, ऑड है। ठीक है, तो इस सेट में अपने से बोला गया था कि x इस तरीके से है कि x एक इवन प्राइम होना चाहिए, तो इवन प्राइम अपने को पता है कि 2 ही है, तो हमने बोल दिया कि सेट A बराबर एक ही एलिमेंट आया, वो एलिमेंट क्या आ गया, 2। तो ये कैसा सेट हो गया बच्चों, ये हो गया सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा इजीली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है, इसको भी मैं रब करता हूं। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया बच्चों परिमित समुच्चय, और परिमित समुच्चय का क्या मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो, यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकें, हम उनकी गिनती कर सकें, उसे ही हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। परिमित संख्या वही होती है जिसकी गिनती की जा सकती है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने ऐसा एक सेट लिख दिया, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 भी ले लो, चलो ठीक है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या आप काउंटिंग कर पा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 4 है, सबको दिखाई दे रहा है ना, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 4 है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही ठीक हो गया था। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है, इनफाइनाइट सेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग ना की जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या गिनती के बराबर ना हो, जिनकी गिनती ना की जा सके। सही है, इस तरह के बहुत सारे सेट हमने देखे हैं या देख लेंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम डैश 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 लगा देते हैं आगे इसमें। डैश 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 क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये एक अपरिमित समुच्चय है जहां पे अवयवों की संख्या निर्धारित नहीं है, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे डैश 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 लगा देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, इवन इंटीजर्स का सेट, इवन प्राइम नंबर्स का भी सेट जो है, प्राइम नंबर्स का अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है वो भी कैसा होगा बच्चों, वो भी अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स,
ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, अगर नहीं पता होंगे तो मैं किसी एक वीडियो में इनको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया किसका, नेचुरल नंबर्स का, सॉरी इनफाइनाइट सेट का। नेक्स्ट आ जाओ इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को समझाने से पहले एक टर्म अपने को देखना पड़ेगा। वो टर्म क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं, वो टर्म है कार्डिनल नंबर। वो टर्म क्या है, कार्डिनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं समुच्चय। समुच्चय की कोटि, समुच्चय की क्या कोटि, और इंग्लिश में और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर मैं लिखता हूं, मान लो ये सेट लिख दिया मैंने, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्या लिखा मैंने, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, बिल्कुल भी 1 2 3 4 नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, a इज इक्वल टू a b c d, है ना, ऐसा एक सेट लिख दिया मैंने। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, काउंट करो जल्दी से, कितने हैं, 4 हैं। तो हम बोलेंगे कि n ऑफ a इज इक्वल टू 4। यही इस सेट का हो गया कार्डिनल नंबर, यही इस समुच्चय की कोटि कहलाएगी। इस समुच्चय की कोटि क्या कहलाएगी, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 4। तो कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए सेट से सिंपल सा मीनिंग है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स कंटेन्ड हैं, उस समुच्चय में कितने अवयव विद्यमान हैं। अब अगर कोई अपरिमित समुच्चय होगा तो क्या उसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड होगा, अगर कोई इनफाइनाइट सेट होगा तो क्या उसका कार्डिनल नंबर डिफाइन होगा, क्या उसका ऑर्डर डिफाइन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इट इज अनडिफाइंड। तो हम क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के समुच्चयों का कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होता है, अपरिमित समुच्चयों का। कार्डिनल नंबर केवल किसका होगा, परिमित समुच्चयों का ही हो सकता है। ठीक है, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर हो गया 4। कार्डिनल नंबर को लिखने का बच्चों ये तरीका होगा, n और ब्रैकेट में जो भी सेट का नाम है, जैसे मैंने सेट b लिख दिया ऐसे, तो ये एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे मत सोचना कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 क्यों लिख दिया, यहाँ भी 2 ही लिख दो, ऐसा नहीं हो रहा है ना, हम लोग कोई गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कार्डिनल नंबर को किससे लेना देना है, जितने एलिमेंट्स होंगे उससे लेना देना है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स को। इक्वल सेट्स यानी कि समान समुच्चय का मतलब यह है बच्चों कि अगर मैंने 2 सेट्स या 2 से ज्यादा सेट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, आओ देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं मैंने सेट लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 और सेट b लिख दिया 1 1 2 3 4 4 6। ठीक है, अब आप मुझे देख करके बताएं कि इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है और इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। ठीक है, अब इसमें गलती मत करना, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 5, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अबे गिनती तो कर पा रहे हो ना, उसमें तो बेहोश नहीं हो रहे हो। अच्छा, इस सेट का कार्डिनल नंबर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एलिमेंट जो हमारे सेट में होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर आपने उन्हीं को 10 बार लिखा है तो काउंट कितनी बार करेंगे हम तो एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो एन बी इज इक्वल टू भी कितना आ गया, 5 और एन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। एन ए और एन बी दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, अच्छा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स आपको बी में दिखाई दे रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट्स आपको ए में दिखाई दे रहे हैं।
सही है। आपको बच्चा ये ना बोले कि 1 तो यहाँ पे 2 बार लिखा है, यहाँ पे, अरे पांडु लोगों वो सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है और बी के सभी अवयव ए में विद्यमान है। तो इस प्रकार के समुच्चयों को ही क्या कहा जाता है? समान समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सेट ए बराबर है सेट बी के, इक्वल टू का साइन लगा देंगे दोनों सेट के बीच में और बोलेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, ठीक है। बहुत ही चिटपुटिया बातें हैं यार, ये सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई? इक्वल सेट्स की डेफिनेशन का हम बोलेंगे इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल then each and every element of A must be an element of set B and each and every element of set B must be an element of set A। हिंदी में क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक समुच्चय समान कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, सेट्स में हमें अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सेट्स पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम इन बेसिक को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उन पे आएंगे। इक्विवेलेंट सेट्स, तो वो भी यहां से ही समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट सेट्स का लेना देना सेट के एलिमेंट्स को इक्वल करने से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है कार्डिनल नंबर से। कार्डिनल नंबर यानी कि ऑर्डर से, समुच्चय की कोटि से। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि उनकी कोटि समान है, ठीक है बच्चों। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूं। इस वाले एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि सेट ए और सेट बी क्या है? बराबर है और एन बी का मान किसके बराबर था? 5 के ही बराबर। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था लास्ट वाले की, इक्विवेलेंट सेट्स यानी कि तुल्य समुच्चय की। तो तुल्य समुच्चय की परिभाषा ये है, तुल्य समुच्चय की परिभाषा ये है कि यदि दो समुच्चय हमें दिए गए हैं जिनमें कोटि समान हो, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या यदि समान है तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। इफ द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे विल बी टर्म्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि सेट ए में मैंने लिख दिया ABC और सेट बी में मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो NA बराबर कितना हो गया बच्चों? 3 और NB बराबर भी कितना हो गया? 3। तो दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर है, इसलिए ये दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। दोनों की कोटि समान है, इसलिए दोनों समुच्चय क्या होंगे? दोनों समुच्चय क्या होंगे? तुल्य समुच्चय होंगे, क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोले कि दुनिया के सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, सोच के देखो, दुनिया के सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, तो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? दुनिया के सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। जितने भी इक्वल सेट्स होंगे उनमें क्या होगा? कार्डिनल नंबर भी सेम होगा। अगर मान लो मैंने सेट ऐसे ले रखा है, कोई भी ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, और सेट बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, और हम बोल रहे हैं कि ए और बी बराबर है, समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, तो डेफिनेटली उनके कार्डिनल नंबर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और कार्डिनल नंबर बराबर होंगे तो वो सेट्स कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं बच्चों, इसको आप नोट में लिखेंगे, जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं? जितने भी तुल्य समुच्चय होते हैं क्या वो समान होते हैं? तो नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? देखो यहां पर एक काउंटर एग्जांपल है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, ऑलराइट, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्या? इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट हैं वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको नोट में लिख लेना है। सभी समान समुच्चय तुल्य होते हैं, किंतु सभी तुल्य समुच्चय समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट
all the equivalent sets need not be equal.